अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राम मंदिर का निर्माण सर जोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। राम मंदिर निर्माण काफ़ी सालों से एक तरीके से कहा जाए तो पॉलिटिकल इशू रहा है, लेकिन अब राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर एक नया आरोप सामने आया है। आरोप जमीन विवाद को लेकर है। विपक्ष लगातार ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है। आखिर आपको क्या लगता है कि ये आरोप विपक्ष जो लगा रहा है वो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है या फिर इसमें जांच की वाकई ज़रूरत है? पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, चुनावी फायदा तो जाहिर सी बात है कि पहला लक्ष्य वही है, सभी पार्टियों का पहला लक्ष्य वही है। लेकिन जहाँ तक घोटाले की बात कही जा रही है कि ये एक घोटाला हुआ है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये घोटाला नहीं है। ट्रस्ट पर हमको ट्रस्ट रखना चाहिए। घोटाला क्यों नहीं है, जरा इस पर हम नज़र डालते हैं। घोटाला इसलिए नहीं है कि बहुत हम अगर हम कहें कि बहुत इसके गहराई में जाएंगे तो गहराई में नहीं जाएंगे, जरा कुछ तथ्यों को आपको बताते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि ये 18.5 करोड़ की ज़मीन क्यों खरीदी गई है, आपने क्यों खरीदी 18.5 करोड़ की, और भूमि के भाव कैसे बढ़ गए, इस पर भी आएंगे। लेकिन 18.5 करोड़ की जो ज़मीन खरीदी है उसका जरा पहले मार्केट रेट पता कर लीजिए। मार्केट रेट जो उसका है वो है लगभग 24 करोड़ के आसपास। और पीटीआई की अगर आप खबर को माने तो उसमें प्रॉपर्टी डीलर तो ये कह रहे हैं कि जो वो प्राइम लैंड है उसकी बाजार की कीमत, जो कि सर्कल रेट के हिसाब से हम जानते हैं कि एक अलग कीमत होती है, बाजार भाव एक अलग होता है, तो बाजार भाव उसका लगभग 60 करोड़ के आसपास है। और अगर वो 24 करोड़ अगर आप सर्कल रेट के हिसाब से मान भी रहे हैं तो भी ये 18.5 करोड़ में ली गई है। तो एक तरह से वहाँ पर ट्रस्ट ने बहुत वाजिब दाम में ये ज़मीन ली है। अब आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन किस तरीके से आपने 18.5 करोड़ की कर दी 5 मिनट के अंदर। अब जरा इसको समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर भी देखें इस मुद्दे को, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि जो कुसुम पाठक जिसने जिसकी ये ज़मीन थी मूलतः, उसने सुल्तान अंसारी नाम के व्यक्ति को बेची। और जब बेचने का ये समझौता हुआ था, वो समझौता हुआ था सितंबर 2019 में, शायद 17 सितंबर 2019 में ये समझौता एक किया गया था, लिखित समझौता था, उसको नोटराइज कराया गया। और उसके हिसाब से उस समय की जो मार्केट वैल्यू थी 2 करोड़ और या उससे थोड़ा सा ऊपर की राशि की थी। अब 17 सितंबर 2019 को उन्होंने कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी के साथ समझौता किया कि ठीक है, हम आपको ये ज़मीन बेचेंगे और ये आपका हमारा राशि एक उसमें एक जो अमाउंट था एडवांस वो भी उनको मिल गया। 25% के आसपास उनको अमाउंट एडवांस मिल गया था। ये समझौता हो गया। तब तक उच्चतम न्यायालय का फैसला नहीं आया था राम मंदिर के मुद्दे को। वो शायद 9 नवंबर को 2019 में आया। अब सितंबर में ये डील हुई है, तब बाजार भाव उसका अयोध्या का जो भूमि का है वो पुराने रेट पे था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी, क्योंकि अयोध्या संगीनों के साए में थी। वहाँ पर आप लगा लीजिए कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो खासतौर पे नवयुवक, वो वहाँ पर रहने के बजाय अलग अलग जगह काम कर रहे थे। और कोई ऐसा कोई ठीक है, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से अयोध्या का एक वहाँ पर महत्व था, लेकिन उस जगह की भूमि के भाव उतने नहीं थे जितने आपको नोएडा, गाजियाबाद में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। लेकिन जैसे ही नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया, मंदिर वहीं बनेगा, उसके बाद से आप देखिए कि किस तरीके से भाव बढ़ गए। बताते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वहाँ के, वो बताते हैं कि 6 गुना बढ़ोतरी जमीन के दाम में तो तभी दिसंबर में ही हो गई थी 2019 में। उसके बाद आप देखिए कि केंद्र सरकार ने बड़े बड़े ऐलान किए, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़े बड़े ऐलान किए कि और एक आप जो धार्मिक रूप से जो धार्मिक पर्यटन नगरी बनाने की जो अयोध्या की कल्पना की गई, परिकल्पना की गई स्मार्ट सिटी की, या जो एक खाका तैयार किया गया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी,
उसके हिसाब से वहाँ पर ज़मीन के भाव 10 गुना के आसपास बढ़ गए। अच्छा, और वहाँ पर जो हमने जैसे कि बात करी, बहुत सारे जो लोग थे जो कि अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर लौटे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर 2024 तक बन जाएगा। उसके बाद देश विदेश से वहाँ पर लोग आएंगे, तो अगर हमारे पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, अगर हमने थोड़ा सा भी अपना वहाँ पर अपना ही काम जमा लिया, तो तब तक हमारा काम भी जम जाएगा और आगे हम भी अच्छा वहाँ पर जीवन यापन कर पाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ भी वहाँ पर अच्छा जीवन यापन कर पाएंगी। इसको देखते हुए बहुत सारे लोग लौटे हैं वहाँ पर, ये एक तथ्य है। और हमने खुद भी ग्राउंड रिपोर्टों के दौरान ये चीज़ें देखी हैं। तो भूमि के जो भाव हैं वहाँ पर 10 गुना के आसपास बढ़ गए। अब हमने बात करी कि ये जो 17 सितंबर 2019 को 2 करोड़ कुछ जो राशि है उस पर उन्होंने, कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी को ज़मीन बेचने की बात करी थी। अब जो ट्रस्ट है उसने सिर्फ मंदिर बनाना ही उसका काम नहीं है। जो मंदिर के साथ साथ जो यात्रियों के यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब आप देखिए कि बहुत देश विदेश से जब लोग आएंगे तो वो ठहरने के लिए जगह चाहिए, और भी बहुत सारी जो यात्रियों जब आते हैं तो ठीक है, एक मंदिर ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों की उनको आवश्यकता पड़ती है। बाकी मंदिरों के साथ हाँ, भी ऐसा है। ऐसा है। अब मान लीजिए कि अब आप देखते हैं कि नवरात्रि मेले लगते हैं तो बसें भर भर के लोग आती हैं, तो धर्मशालाएं हैं और बहुत सारे पार्किंग स्थल हैं, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और ख़ासतौर पे ये जो लैंड है ये अपना रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ख़ासतौर पे बताया जा रहा है कि वहीं पर एक जो रेलवे स्टेशन के पास मंदिर की आकृति का एक द्वार भी बनना है, वहाँ पर बड़ा द्वार बनना है। तो वो जो ट्रस्ट को वो ज़मीन चाहिए थी, तो उन्होंने जब जब देखा कि सुल्तान अंसारी के पास ये इसका मालिकाना हक है, क्योंकि मालिकाना हक पूरी तरह नहीं है लेकिन उनको बेचना का क्योंकि समझौता हो गया, तो सुल्तान अंसारी से जब बातचीत हुई ट्रस्ट ने कहा कि आप हमें ये ज़मीन बेच दीजिए, क्योंकि हमारी योजना के हिसाब से हमारे को उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो तभी बेच सकते थे जब तक कि वो उनके नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो जाती। अब रजिस्ट्री के लिए फिर वापस उनको, कुसुम पाठक को संपर्क किया गया कि आपने ये जो समझौता किया था हमारे से, आप हमारा नाम रजिस्ट्री करा दीजिए और अपना जो बैलेंस पेमेंट है अपना ले लीजिए। बैलेंस पैसा उनको दिया गया, उन्होंने उनके नाम पे रजिस्ट्री कराई, और ठीक है कि कह सकते हैं कि जो कुसुम पाठक को जो मूल्य मिला उस ज़मीन का, वो सितंबर 2019 में जो भाव था उसका मिला। लेकिन सुल्तान अंसारी फ़ायदे में इसलिए रहे क्योंकि उनको जब 18 मार्च 2021 में जब रजिस्ट्री हुई है, तो उस समय जो ज़मीन का भाव था वो उनको ट्रस्ट ने दिया, तो फ़ायदे में सुल्तान अंसारी रहे। सुल्तान अंसारी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हमने जो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ डील की है। और कुसुम पाठक को हम कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो एक तो क्योंकि समझौता कर चुकी थी, लिखित में समझौता था, नोटाइज समझौता था, तो अगर वो उससे बाहर आती, वो उसको बेचने से मना करती, तो वो सुल्तान अंसारी उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते थे और वो पचड़े में पड़ सकती थी। शायद उन्होंने इन सब चीज़ों में नहीं जाना ठीक समझा होगा, और वो इसलिए वो हट गई, अपना जो भी 2 करोड़ या जो भी जितने की राशि पर उनका समझौता हुआ था। अब सुल्तान अंसारी के पास जब वो रजिस्ट्री आ गई, हाथ के हाथ ही उन्होंने जो ट्रस्ट है उसने वहाँ पर उनको बोला कि भैया आपकी हमारी जो डील हुई थी, अब आपका रजिस्ट्री है, आप हमारे नाम पे रजिस्ट्री करा दीजिए, इसको बेच दीजिए। उन्होंने बेचा और ट्रस्ट ने अपने नाम पे करा ली। अब जो लोग कह रहे हैं कि 5 मिनट में भूमि का रेट कैसे बढ़ गया, तो जरा ये आपको जो हमने बताया कि उन्होंने पुराने समझौते के हिसाब से रजिस्ट्री कराई, अपनी जो भी कोर्ट फीस और बाकी सब चीज़ें फीस वगैरह दी, और फिर बाद में ट्रस्ट को जो पहले से डील हो चुकी थी वो दे दी। उस पर ऐसा नहीं था कि डील वहीं पर हुई है, डील पहले से हो गई थी, जैसे रजिस्ट्री नाम पर हुई सुल्तान अंसारी के, सुल्तान अंसारी उनको बेच दी। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जो इसमें घोटाला हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, तो अब जो जिन नेताओं ने बड़े बड़े दस्तावेज दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसे दिखाए थे, उन्होंने आधी बातें बताई हैं। पूरी बातें बताते हैं कि ये पहले इस चीज़ थी। अब इसमें जो वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सपा के कुछ नेता जो कि प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, उनका कुछ कमीशन मारा गया है उनके साथ, क्योंकि ये शायद सुल्तान अंसारी जो नामक जो शख्स हैं, उन्होंने शायद उनके माध्यम से डील नहीं कराई, तो इसलिए वो नाराज़ हो गए और इसको एक विवाद का विषय बना दिया गया है। और चुनाव के समय नेताओं को ऐसा ही कोई मुद्दा चाहिए होता है कि वो एक मुद्दा ऐसा आ जाए जिसपे कि हम जाकर विवाद खड़ा कर सकें, कुछ राजनीतिक लाभ ले सकें। तो ये एक अच्छा, और आप देखिए कि ये जो लैंड है वो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रस्ट के लिए अपनी परियोजना के हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक लैंड है वो। अगर
सुल्तान अंसारी वो रजिस्ट्री उस दिन करा के चले जाते हैं, वहाँ से बाहर चले जाते हैं कि ठीक है हम ट्रस्ट बाद में ले लेगा। तो अगर उसको कोई समझा देता कि भैया आपको ये ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप 18 में क्यों, आप 25 में, 30 में, 40 में बेचिए और आप मत बेचिए। आप मान लीजिए कि क्योंकि अब मंदिर के राह में रुकावटें सिर्फ आज से ही नहीं, सैकड़ों वर्षों से आ रही है ना, तो वो रुकावट डाली जा सकती थी कि ठीक है ताकि इनका जो इन्होंने जो एक योजना बनाई है वो योजना कहीं उसमें कुछ टांग अड़ाई जा सके। तो सुल्तान अंसारी को समझा दिया जाता है कि भाई आपको नई ज़मीन बेचनी है। तो फिर आप ट्रस्ट के ऊपर आ जाते कि ट्रस्ट बताइए वो जो ज़मीन थी उस योजना के हिसाब से वो ज़मीन नहीं ले पाया वहाँ पर, और ट्रस्ट ने ये जो 18 करोड़ की या 20, 22, 24 करोड़ की ये ले ली, वो 40 करोड़ की ले ली है। तो ट्रस्ट ने बहुत कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को के साथ हैंडल किया है, और वो हाथ की हाथ वहीं रजिस्ट्री करा के एक जो कह सकते हैं कि अपने योजना के अनुसार काम को आगे बढ़ाया है, कहीं कुछ लटके भटके ना उस बात की चिंता करी है। अब ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंदा चोरी नहीं होने देंगे और ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, इनमें से पहले तो ये बता दें लोग, जरा वो पर्ची दिखा दें कि किसने 1 रुपए का चंदा भी दिया है। ये लोग अभी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया था जो मंदिर के लिए निधि एकत्रीकरण का, उसका विरोध किया था कि मंदिर के लिए जो चंदा नहीं इकट्ठा करना चाहिए, इस चंदे में पारदर्शिता, लेकिन वो लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें योगदान दिया। लगभग वो इनका लक्ष्य था कि शायद हम 1000 करोड़ के आसपास इकट्ठा कर लेंगे, वो 2100-2200 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। तो ये पच नहीं रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में रैलियां निकाली, इनके आम आदमी पार्टी के विधायक ने, अमानतुल्लाह खान ने, कि मंदिर नहीं बनना चाहिए वहाँ पर, वो बाबरी मस्जिद थी वही रहनी चाहिए। यात्रा निकाली गई, इनके नेताओं ने ये बयान दिए कि वहाँ पर जो अस्पताल बनना चाहिए श्री राम जन्मभूमि पर, वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। और 1 रुपए का चंदा का जरा रसीद दिखाएं ये। और जो ये कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, तो राम भक्त तो आप थे कब? आपने तो जो मंदिर की राह में हमेशा अड़चन पैदा करने की कोशिश की। जो लोग भी आज आवाज़ उठा रहे हैं, इन्होंने कब मंदिर के लिए कब कोर्ट में कहा? ये बार बार वही लोग हैं जो अदालत में अर्जी डालते थे कि चुनाव तक आप इस मुद्दे पर फैसला नहीं दें। और बाद में भी जब हमने देखा था सीए के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस समय भी इनके जो अंदर की बात थी वो बाहर आई थी कि मंदिर क्यों बन रहा है वहाँ पर। और आज भी और आप देखिए, सिर्फ मंदिर क्यों बन रहा है इसी पर बात नहीं है, जब ट्रस्ट का गठन हुआ तब भी उस पर विवाद खड़ा किया गया था, और जब भूमि पूजन हो रहा था वहाँ पर तब भी विवाद खड़ा किया गया था कि ये जो समय है नहीं, ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये है वो है फलाना ठिकाना है। उसमें भी बाधा फिर मंदिर के लिए जो सामग्री राजस्थान से आ रही थी हाँ, उसमें उस पर भी। तो ये मतलब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राह क्लियर करी, उसके बाद से लगातार सिलसिला चल रहा है, और जब तक मंदिर पूरा नहीं होता ये कुछ ना कुछ अड़चन डालते रहेंगे। तो ये अड़चन वहां पर डाली गई है। तो जो भी आज कह रहे हैं कि चंदा चोरी नहीं होने देंगे, पहले वो रसीद दिखा दें कि उन्होंने क्या दिया है योगदान। 1 रुपया भी दिया है तो वो कहने के हकदार हैं। और जो आस्था को ठेस पहुंच रही है वो इन लोगों के कदम से ठेस पहुंच रही है राम भक्तों की आस्था को, कि आप मंदिर के काम में रोड़ा अटका रहे हैं, मंदिर निर्माण की राह में बाधा खड़ी कर रहे हैं, तो आपको नहीं करनी चाहिए। जो ट्रस्ट को काम दिया गया है, जो सभी देश ने एक तरह से उनको काम सौंपा है, और वो संसद में घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट के निर्माण की, तो देश ने काम सौंपा है तो देश को उनको काम करने देना चाहिए। और पूरी ईमानदारी के साथ वो काम कर रहे हैं, पारदर्शिता बरत रहे हैं। ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रति लोगों में आस्था है, गहरी आस्था है, सभी सम्माननीय है। तो ऐसा करके देखिए, विपक्ष जो है एक बड़ी गलती कर चुका है ऐसे करके, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस पर उसको मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने अब तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, कि वो प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दी है कि वो प्रतिक्रिया का वो देंगे चुनाव के समय। जब आपने अगर वहाँ पे बात करी कि कुछ भूमि घोटाला हुआ, ये है हुआ है, तो वो प्रतिक्रिया जब पूरे सबूत के साथ देंगे तो वो ये जो गलती कर चुके हैं उसका परिणाम उनको वहाँ भुगतना होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जैसा आपने सर कहा कि राम मंदिर निर्माण में विपक्ष अभी भी अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान राम की कृपा है, सब कुछ निरंतर जारी रहेगा। लेकिन सर ये कृपा ट्विटर के साथ क्यों नहीं है? भारत में ट्विटर को लेकर विवाद है। ट्विटर को जो दी गई विशेष छूट थी उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ ट्विटर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज भी कर दिया गया है। अब गाजियाबाद मामले को लेकर ये तमाम विवाद लगातार जारी है। आपको पूरा मामला क्या लगता है, कैसे देखते हैं, और ट्विटर की आने वाली परेशानी क्या हो सकती है?
नहीं, देखिए इसमें कोई बात सरकार जो है वो क्लियर कर चुकी है। आप यहाँ पर अगर बिजनेस करने आए हैं तो आप करिए, आप लाखों नहीं करोड़ों डॉलर कमाइए, लेकिन आप हमारे कानून का तो आपको सम्मान करना होगा। आप अगर किसी दूसरे देश में काम करते हैं तो जब भारतीय कंपनियां आपके अमेरिका में जाकर वहाँ के कानून का सम्मान कर रही हैं, और आप ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं अगर वो चाइना के कानून का सम्मान करती हैं, अगर वो स्विट्जरलैंड के कानून का सम्मान करती हैं, अगर वो पाकिस्तान के कानून का सम्मान करती हैं, तो भारत के कानून का सम्मान क्यों नहीं करेंगी? करना पड़ेगा। और जो हमारी संसद ने जो कानून बनाया है उसको वो सब पर लागू है। आपको जो काम करने से यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो सभी के लिए हैं, वो यहाँ की कंपनियों के लिए भी, विदेशी कंपनियों के लिए भी हैं। तो और उसमें सरकार ने ऐसा नहीं है कि आप पर अचानक से थोप दिया सब कुछ, वक्त दिया गया है, वक्त बीत गया, उसके बावजूद वक्त बीत दिया गया है। तो और एक एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो वो इसको पार किया है ट्विटर ने। और जो खास बात है कि जैसे कि हमारे आईटी मंत्री ने कहा भी कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और गाजियाबाद वाला जो मामला आपने जिक्र किया है, आपने बिना उसकी पुष्टि किए वो वीडियो उसको सर्कुलेट होने दिया, उसको लोग आगे बढ़ाते रहे, उस वीडियो को रिट्वीट करते रहे। और ऐसा ही मामला जब कैपिटल हिल में जब हिंसा का आया था तो आपने वहाँ के जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। तो आपके यहाँ पर माहौल अगर बिगड़ता है तो आप नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर माहौल बिगड़े तो आप उसको बिगड़ने तो ऐसा नहीं चलेगा। और गाजियाबाद का मामला जो था, तो देखिए इसको वहीं के कुछ लोगों ने इसको एक धार्मिक रंग दे दिया ऐसा। अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संवेदनशील भी हमने देखा है कि यहाँ पर पहले भी धार्मिक मुद्दे को लेकर लोग तनाव में आ जाते हैं। तो प्रशासन नज़र रख रहा है, कड़ी नज़र रख रहा है। और इस बात से इनकार किया है प्रशासन ने कि कोई धार्मिक एंगल था, कुछ निजी आपसी बातचीत थी जिसको एक शायद वो तनाव का मुद्दा बन गया वहाँ पर। तो जिसने भी धार्मिक रंग दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अक्सर इस तरीके की बातें उठा दी जाती हैं, बना दी जाती हैं। तो अभी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, लेकिन हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आखिर सवाल सर, आखिर चिराग के बंगले में तीर किसने चलाया? नहीं, देखिए वो तो खैर अपने चाचा ने ही चला दिया उनको। और ख़ासतौर पे अगर हम एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने राजनीति में जो रिश्तों की जो राजनीति है उसमें हमने अपने एनालिसिस में यही पाया है कि चाचा भतीजा की जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद रहे हैं, जो ज़्यादा निभा नहीं है। और बहुत सारे और भी रिश्ते हैं, खैर उसका ही कोई एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान की बात है तो अपने इस हश्र के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आप पार्टी अध्यक्ष हैं तो आपको उस हिसाब से सक्रिय रहना चाहिए। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे, वो पार्टी अध्यक्ष थे या जो भी उनके पास दायित्व थे, उनके चाहे आप मंत्रालय में देख लीजिए, चाहे उनके घर पे देख लीजिए, मजमा लगा रहता था कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। वो खुद भी मिलते थे, बातचीत होती थी विभिन्न मुद्दों पर। आप जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है। उनसे आप आसानी से मिल नहीं सकते हैं। वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उस दुनिया का खैर क्या बात कहें, लेकिन वो माना ऐसा जाता है कि उन तक पहुंच कार्यकर्ताओं की आसान नहीं है, नेताओं की आसान नहीं है। कुछ एक जो उनकी एक चौकड़ी सी है वही उनको घेरे रहती है, तो सब लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं। और उनके जो अपरिपक्व निर्णय हो रहे, खासतौर पर हमने बिहार विधानसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से जो लोजपा है वो एक सीट पर सिमट गई और उसने एनडीए में रहते हुए, केंद्र में एनडीए में रहते हुए राज्य में एनडीए को नुकसान पहुंचा दिया। और वो नुकसान जो है वो उसको 5 साल ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आरजेडी कुछ ना कुछ दमखम दिखाती रहती है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक चिराग पासवान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वो चुका भी रहे हैं। और ठीक है कि 4-5 सांसद वहाँ चले गए हैं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ। और क्योंकि कानूनी रूप से वो मजबूत हैं, इसीलिए शायद चुनाव आयोग उनको ही मान्यता देगा, उनके गुट को मान्यता देगा। चिराग अकेले पड़ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम उनके हाल के बयानों को देखें तो वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के समय किया था। वो एक जो भावनात्मक एक समर्थन चाह रहे हैं, और भावनात्मक समर्थन इतना आसानी से तब तक नहीं मिलता है जब तक आप जनता से जुड़े हुए ना हों। बिल्कुल। तो देखना होगा आखिर चाचा भतीजे की लड़ाई कहाँ तक जाती है, किसे फ़ायदा पहुँचाती है, और वो 6% का जो वोट है
आखिर जो नीतीश की नज़र है वो कितना उनके लिए सही होता है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।